आज अगर हम किसी हाईवे से गुजरें या किसी नए इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ जाएं ना, तो छतों पर और खुले मैदानों में नीले रंग के शीशे जैसी परतें बिछी हुई दिख जाती है। हाँ, सोलर पैनल्स। मतलब बाहर से देखने पर तो ये सिर्फ कांच, सिलिकॉन और तारों का एक जाल लगता है जो बस चुपचाप धूप सेंक रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर वित्तीय नजरिए से देखा जाए तो इन नीले शीशों के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान चल रहा है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के भीतर चल रही इसी वित्तीय और तकनीकी उथल-पुथल की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी है, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे बाजार में लोग WESL के नाम से ज्यादा जानते हैं। मैंने जब इसके आंकड़े देखे तो सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल हो गया। मतलब सिर्फ 2 साल, महज 24 महीने के भीतर इस कंपनी का रेवेन्यू 26 करोड़ रुपए से सीधे 1049 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अरे बाप रे, ये एक ऐसा उछाल है जो किसी भी वित्तीय विश्लेषक को रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और इस छलांग की असल वजह समझने के लिए ना हमने बहुत सारे दस्तावेजों को खंगाला है। हमारे पास ट्रेंड लाइन और टिकर टेप जैसे वित्तीय प्लेटफॉर्म्स का कच्चा डेटा है। हाँ, और साथ ही GEC वलसाड़ के एक सेमिनार की विस्तृत रिपोर्ट भी है और सौर एनर्जी के कई न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इस उद्योग की पल पल की खबर रखते हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर जो तस्वीर उभरती है ना, वो सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का विश्लेषण नहीं है। सही बात है। ये असल में इस बात का ब्लूप्रिंट है कि भारत खुद को ऊर्जा के मामले में कैसे बदल रहा है, और यही ब्लूप्रिंट आज का हमारा मिशन है। मतलब हमें ये समझना है कि 26 करोड़ से 1000 करोड़ से ऊपर का ये सफर रातों रात हुआ कोई चमत्कार है, या इसके पीछे कोई सोची समझी मशीनरी काम कर रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक ऐसे शांत ज्वालामुखी की तरह है जो अचानक सोने के रूप में फट पड़ा हो। अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानित आंकड़ों को थोड़ा और खोल कर देखें तो रेवेन्यू 1049 करोड़ रुपए है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सारा टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा करीब 303 करोड़ रुपए के आसपास है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनका EBITDA मार्जिन 40.9% है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% से ज्यादा का मार्जिन होना कोई आम बात तो है नहीं ना। बिल्कुल नहीं। ये डेटा देखकर ही मन में ये सवाल आता है कि क्या वेबसॉल ने अचानक से कोई जादुई छड़ी घुमा दी है, या फिर देश की नीतियां ही कुछ ऐसी बन गई है कि जो भी इस वक्त सही जगह खड़ा है उस पर पैसों की बारिश हो रही है। मुझे लगता है इस मार्जिन और मुनाफे को समझने के लिए हमें उस जमीन को देखना होगा जिस पर ये कंपनी खड़ी है। देखिए, भारत सरकार ने 2030 के लिए एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य तय किया है। लगभग 500 गीगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करने का। ये देश की कुल जरूरत का 50% होगा। और इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ भाषणों से तो काम नहीं चलता ना, सख्त नीतियां बनानी पड़ती हैं। मैंने पढ़ा है कि जून 2026 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। हाँ, जिसे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट या DCR कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप सोलार मॉड्यूल बना रहे हैं और सरकारी सब्सिडी या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत में बने हुए सोलर PV सेल्स का ही इस्तेमाल करना होगा, है ना? बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से एक बहुत बड़ी आर्थिक दीवार खड़ी करने जैसा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि चीन से बहुत ही सस्ते दाम पर सोलर सेल्स भारत में डंप किए जा रहे थे। हाँ, जिससे हमारी देसी कंपनियों का टिकना मुश्किल हो गया था। अब सरकार ने उस डंपिंग पर रोक लगा दी है। तो जब बाहर का सस्ता माल अंदर नहीं आ पाएगा, तो जो कंपनियां पहले से ही भारत में सेल बना रही हैं, उनके लिए तो पूरा बाजार खाली हो गया ना। सही बात है। और ये बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। PM कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर पंप लग रहे हैं, और PM सूर्य घर योजना के तहत लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल बिछाए जा रहे हैं। इन योजनाओं ने मांग को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जिसकी आपूर्ति करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। हाँ, सरकार ने सिर्फ दीवार ही नहीं बनाई, बल्कि एक VIP पास भी जारी किया है, जिसे ALMM कहते हैं। हाँ, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। और मजे की बात यह है कि ये पास हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, तो वेबसोल का इसमें क्या रोल है? वेबसोल उन 13 चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिन्हें सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस लिस्ट में जगह मिली है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सरकारी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन ही नहीं सकते। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो गई। पहले विदेशी प्रतिद्वंदियों को बाहर किया और फिर घरेलू बाजार में भी सिर्फ कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत दी। बिल्कुल, लेकिन आम जनता भी तो इसमें दिलचस्पी ले रही है ना। GEC वलसाड़ की रिपोर्ट में एक बहुत ही रोचक हिस्सा है।
हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। 2026 की शुरुआत तक भारत 140.6 गीगावाट की सोलर क्षमता हासिल कर चुका है। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका व्यवहारिक अर्थशास्त्र। रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई आज अपने घर या फैक्ट्री में सोलर सिस्टम लगाता है तो उसका पूरा खर्च सिर्फ 3 से 5 साल के भीतर वसूल हो जाता है। सच में? और उसके बाद बिजली के बिल में 90% तक की गिरावट आ जाती है। हाँ, तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना साफ और तेज हो तो मांग को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही वो परफेक्ट लॉन्च पैड था जिसने वेबसोल के रेवेन्यू को आसमान पर पहुंचा दिया। मतलब नीतियां उनके पक्ष में हैं, बाजार में मांग चरम पर है और उनके पास ALMM का वो VIP पास भी है। लेकिन बाजार की मांग चाहे कितनी भी हो, अगर आपकी तकनीक पुरानी पड़ जाए ना तो ये पूरी इमारत ढह सकती है। बिल्कुल। सोलर इंडस्ट्री में तकनीक उतनी ही तेजी से बदलती है जितनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। मतलब अगर आज कोई कंपनी 5G के जमाने में 3G फोन बनाने की फैक्ट्री लगा ले तो चाहे सरकार उसे कितनी भी सब्सिडी दे दे, वो खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने। और यही वो हिस्सा है जो मुझे इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा पेचीदा लगा। हाँ, एक मिनट, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा है तो उन्हें अपनी तकनीक बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, वे अपनी मौजूदा 600 मेगावाट की लाइन को अपग्रेड कर रहे हैं। अभी वे मोनोपर्क तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे टॉपकॉन तकनीक में बदल रहे हैं। जो लोग इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को नहीं समझते, उनके लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपकॉन आखिर है क्या? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सोलर सेल का काम होता है सूरज की रोशनी को सोखकर उसे बिजली में बदलना। मोनोपर्क तकनीक पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रही है। मतलब ये अच्छा काम करती है? हाँ, लेकिन इसमें कोई खामी है। हाँ। रोशनी जब सेल पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस उसी सतह पर जाकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, तो इससे बिजली बनाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है? बिल्कुल। अब टॉपकॉन इसका इलाज है। टॉपकॉन का मतलब है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। इसमें सेल के पीछे एक बहुत ही पतली नैनोमीटर स्तर की ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ओह, तो ये परत उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस जाने से रोकती है? एकदम सही। और नतीजा ये होता है कि सेल ज्यादा रोशनी को बिजली में बदल पाता है। मतलब सिर्फ एक पतली सी परत जोड़ने से टुली क्षमता बदल जाती है। दस्तावेजों के मुताबिक ना, इस बदलाव से वेबसोल के सेल्स की एफिशिएंसी 23.3% से छलांग लगाकर 24.5% से 25.4% के बीच पहुंच जाएगी। सुनने में ये 1 या 2% का फर्क शायद मामूली लगे, लेकिन जब आप इसे करोड़ों पैनलों के पैमाने पर देखते हैं तो ये लाखों मेगावाट की अतिरिक्त बिजली बन जाती है। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि वे सिर्फ सेल की तकनीक नहीं बदल रहे हैं, वे उसका आकार भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, पुराने M10 साइज के वेफर्स, यानी वो सिलिकॉन का टुकड़ा जिस पर सेल बनता है, उसे छोड़कर वे G12R नाम के बड़े वेफर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ा वेफर मतलब ज्यादा रोशनी सोखने की जगह? बिल्कुल। और इस पूरी अपग्रेड प्रक्रिया में लगभग 250 से 270 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इसके बाद उनकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 750 मेगावाट हो जाएगी। और कमर्शियल उत्पादन फरवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तकनीकी बदलाव में एक चीज ने मुझे बहुत चौंकाया। कौन सी चीज? इसका डाउन टाइम। इस पूरे अपग्रेड के दौरान फैक्ट्री का उत्पादन सिर्फ 15 दिनों के लिए रुकेगा। हाँ, ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। भारी मशीनरी को बदलना, नए लाइनें सेट करना, और वो भी सिर्फ 15 दिन के डाउन टाइम के साथ। मतलब ये तो कुछ वैसा ही है कि आप एक कमर्शियल प्लेन उड़ा रहे हो और हवा में ही बिना प्लेन को जमीन पर उतारे उसका पुराना इंजन निकालकर नया इंजन लगा दें। अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, जब वे इतना बड़ा तकनीकी बदलाव कर ही रहे हैं तो सीधे सबसे नई तकनीक पर क्यों नहीं गए? आप बैक कॉन्टैक्ट तकनीक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सोलर ऊर्जा की दुनिया में आजकल इसी का बहुत शोर है। अगर उन्हें भविष्य के लिए तैयार होना ही था तो बीच के रास्ते यानी टॉपकॉन पर रुकने का क्या मतलब है? देखिए, ये फैसला कंपनी की समझदारी और जोखिम को कम करने की रणनीति को दिखाता है। कंपनी की CTO श्रीराम वसंती का इस पर बहुत ही स्पष्ट रुख है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका मानना है कि बैक कॉन्टैक्ट तकनीक अभी भी प्रयोगशालाओं से निकलकर व्यावसायिक स्तर पर खुद को साबित करने के चरण में है।
इसे पूरी तरह से मैच्योर होने में अभी कम से कम 2 साल और लगेंगे। तो बेसिकली नई तकनीक के साथ सबसे बड़ा खतरा ऑब्सोलेसेंस का होता है, यानी आपने करोड़ों रुपए लगाकर मशीनें खरीदी और पता चला कि वो तकनीक बड़े पैमाने पर काम ही नहीं कर रहे, या फिर उससे भी बेहतर कुछ आ गया। इसलिए वेबसॉल इस मामले में बहुत ही सुरक्षित खेल रही है। टॉपकॉन आज की तारीख में एक प्रमाणित तकनीक है। उन्हें पता है कि अगले कुछ सालों तक बाजार इसी की मांग करेगा। तो जब तक बैक कॉन्टैक्ट बाजार के लिए पूरी तरह तैयार होगी, तब तक उनका ये टॉपकॉन वाला निवेश अपना रिटर्न दे चुका होगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं फेज्ड एक्सपेंशन या चरणबद्ध विस्तार। हवा में तीर चलाने के बजाय उस निशाने पर दाव लगाना जो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। ये रणनीति वाकई सुरक्षित लगती है, लेकिन जब हम 2030 के विशाल लक्ष्यों की बात करते हैं तो सिर्फ तकनीक अपग्रेड करना काफी नहीं होता ना, आपको पैमाना यानी स्केल चाहिए होता है। हाँ, और पैमाने की बात आते ही दिमाग 2026 के केंद्रीय बजट की तरफ चला जाता है। बिल्कुल, बजट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जिसे BES कहते हैं, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का विशाल प्रावधान किया गया है। आज पूरा बाजार बैटरी बनाने के पीछे भाग रहा है, क्योंकि जाहिर है सोलर पैनल रात में बिजली नहीं बनाते, उसके लिए स्टोरेज चाहिए। ऐसे में मुझे लगा था कि वेबसॉल भी इस बहती गंगा में हाथ धोएगी और बैटरी के बाजार में उतरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि व्यापार की दुनिया में अक्सर ये तय करना ज्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या नहीं करना है। वेबसॉल के CFO अमृत दागा ने साफ कर दिया है कि कंपनी का बैटरी में जाने का कोई इरादा नहीं है। मतलब 1000 करोड़ रुपए के एक उभरते हुए बाजार को सीधे तौर पर ना कह देना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हर कोई डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है, फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका पूरा फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे है। एक बार इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन को थोड़ा समझाएंगे? देखिए, सोलर पैनल बनाने के 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन को पिघलाकर एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया जाता है, जिसे इनगॉट कहते हैं। ठीक है। फिर उस ब्लॉक को बहुत पतली स्लाइस में काटा जाता है, जिसे वेफर कहते हैं। उस वेफर पर रासायनिक प्रक्रिया करके सेल बनाया जाता है और अंत में कई सेल्स को जोड़कर वो बड़ा सा मॉड्यूल या पैनल बनता है। तो वेबसोल का लक्ष्य ये है कि वे इन चारों चीजों का निर्माण खुद करें। हाँ, वे नहीं चाहते कि इनगॉट या वेफर के लिए उन्हें किसी और देश या कंपनी पर निर्भर रहना पड़े। इसके लिए उन्होंने लिंटन नाम की कंपनी के साथ एक समझौता भी किया है। अच्छा, तो अगर वे बैटरी बनाने में अपना पैसा और ऊर्जा लगाते तो शायद वे सेल और मॉड्यूल की गुणवत्ता और पैमाने से समझौता कर बैठते। बिल्कुल, वे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने के बजाय अपनी मुख्य सप्लाई चेन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। ये तो बहुत ही फोकस वाली अप्रोच है, और इस नियंत्रण को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए ही शायद वे आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में वो विशाल प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो डेटा देखा है। 123 एकड़ में फैली जमीन, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, और ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। मतलब बिल्कुल शून्य से खड़ी की जा रही एक नई सुविधा। और जून 2028 तक उनका लक्ष्य है 5.2 गीगावाट की सेल क्षमता और 4.55 गीगावाट की मॉड्यूल क्षमता तक पहुंचना। और आपको पता है, इस विशाल विस्तार में उन्हें सरकार का एक ऐसा समर्थन मिल रहा है जो किसी भी कंपनी के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। हाँ, सब्सिडी की बात कर रही है ना आप? हाँ, राज्य सरकार उन्हें उनके फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 48.5% सब्सिडी के रूप में वापस दे रही है। मतलब आधी लागत तो सरकार उठा रही है। इससे उनके ऊपर से कर्ज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो बाहर से देखने पर ये पूरी कहानी एक आदर्श केस स्टडी लगती है ना। नीतियां पक्ष में है, तकनीक सधी हुई है और इतनी बड़ी सब्सिडी मिल रही है। लेकिन यही मुझे सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। देखिए, शेयर बाजार या व्यापार में जब सब कुछ इतना परफेक्ट दिखने लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। कोई भी कहानी इतनी बेदाग नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसी संदेह के चलते मैंने स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पर कंपनी का वित्तीय कच्चा चिट्ठा खंगाला और सतह के ठीक नीचे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो खतरे की लाल झंडी लहरा रहे हैं। आप प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, इस कंपनी में प्रमोटर्स की अपनी हिस्सेदारी सिर्फ 29.72% बची है। लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा ये है कि इस हिस्सेदारी का लगभग 89.4% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। एग्जैक्टली, जिसे वित्तीय भाषा में प्लेज्ड शेयर्स कहते हैं। जो लोग शेयर बाजार की बारीकियों को नहीं समझते, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि शेयर गिरवी रखने का मतलब क्या होता है। हाँ, इसे समझाना बहुत जरूरी है।
जब कोई प्रमोटर बैंक से लोन लेता है और गारंटी देने के लिए कोई और संपत्ति नहीं होती, तो वो अपनी ही कंपनी के शेयर बैंक के पास गिरवी रख देता है। अब मान लीजिए कि कल को बाजार में कोई भूचाल आता है या पॉलिसी में कोई बदलाव होता है और कंपनी के शेयर की कीमत अचानक 30-40% गिर जाती है, तो बैंक को अपनी दी हुई रकम खतरे में नजर आएगी और वो प्रमोटर से कहेगा कि और पैसे लाओ या और शेयर गिरवी रखो। इसे मार्जिन कॉल कहते हैं। और अगर प्रमोटर पैसे नहीं दे पाया तो बैंक बाजार में उन गिरवी रखे शेयरों को बेचना शुरू कर देगा। इससे शेयर की कीमत और गिरेगी। अंत में नतीजा ये हो सकता है कि रातों रात कंपनी का नियंत्रण प्रमोटर्स के हाथ से फिसल जाए। ये शेयर बाजार का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह है और 89% शेयर गिरवी होना एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम है। इसके अलावा बैलेंस शीट पर कर्ज का भी एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। इरेडा का लगभग 92 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज अभी भी कंपनी पर है। हालांकि प्रबंधन ने कहा है कि वे अगले 1-2 महीनों में इस कर्ज को पूरी तरह से चुकाने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद वे अपने शेयर छुड़ा लेंगे। लेकिन जब तक वो कागजों पर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक ये तलवार तो कंपनी के भविष्य पर लटकी हुई है ना। सही बात है। और सिर्फ कर्ज ही नहीं, कंपनी का पैसा बाजार में भी फंस रहा है। मैंने उनके वर्किंग कैपिटल डेज का डेटा देखा। हाँ, कुछ समय पहले तक ये आंकड़ा नेगेटिव में था, जिसका मतलब है कि कंपनी को अपने सप्लायर्स को पैसे देने से पहले ही ग्राहकों से एडवांस मिल रहा था, जो कि एक बहुत ही शानदार स्थिति होती है। लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 69 दिन हो गया है। मतलब उन्होंने माल तो बेच दिया है, लेकिन ग्राहकों से पैसा वसूलने में उन्हें औसतन 2 महीने से ज्यादा लग रहे हैं। जब आप 3000 करोड़ रुपए का नया प्लांट लगा रहे हो और 250 करोड़ का अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको हर रोज हाथ में नकदी चाहिए होती है। लिक्विडिटी का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और इन सबके ऊपर से एक बाहरी खतरा भी है, कच्चे माल की कीमतें, खासकर चांदी की। चांदी। सोलर पैनल में चांदी का क्या काम? सोलर पीवी सेल्स बनाने में चांदी का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ये सेल्स के ऊपर तारों की तरह बिछी होती है, जो बिजली को प्रवाहित करने का काम करती है। अच्छा, और पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिल्कुल, जब चांदी महंगी होती है तो सेल बनाने की लागत बढ़ जाती है, लेकिन बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि आप तुरंत पैनल की कीमत नहीं बढ़ा सकते, वरना ग्राहक किसी और के पास चला जाएगा। इसे वित्तीय दुनिया में मार्जिन कंप्रेशन कहते हैं ना। आपकी लागत बढ़ रही है, लेकिन बिक्री की कीमत वहीं रुकी हुई है, हाँ, जिससे आपका मुनाफा सिकुड़ रहा है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखा जाए तो तस्वीर बहुत ही साफ और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है। एकदम सही। एक तरफ ये कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंची है, सरकारी नीतियों का फायदा उठाया, तकनीक को अपग्रेड किया, सप्लाई चेन मजबूत की। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रही है। भारी कर्ज, गिरवी रखे हुए शेयर, फंसा हुआ कैश और महंगी होती चांदी। इनमें से अगर एक भी चीज नियंत्रण से बाहर हुई तो ये पूरा वित्तीय ढांचा चरमरा सकता है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। हाँ, ये बताती है कि किसी भी उभरते हुए सेक्टर को सिर्फ उसकी चमक या सरकारी दावों से नहीं आंकना चाहिए। बैलेंस शीट के अंधेरे कोनों में जाकर सच्चाई देखना जरूरी है। बिल्कुल, ये ऊर्जा क्रांति एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें ऊपर जाने का रोमांच भी है और नीचे गिरने का डर भी। खैर, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो वेबसॉल या सिर्फ भारत के बाजार से बहुत आगे जाता है। हाँ, बताइए। देखिए, आज हम जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल और डीजल से खुद को आजाद करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें गर्व है कि भविष्य में हमें खाड़ी देशों के तेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा भविष्य अब ग्रीन एनर्जी पे टिका है। लेकिन जरा इस पर विचार कीजिए, ये जो सोलर ऊर्जा का ढांचा खड़ा हो रहा है, ये हवा से तो नहीं बन रहा ना। सोलर पैनल और बैटरी बनाने के लिए हमें सिलिकॉन, चांदी, लिथियम और कई तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स की भारी जरूरत है। हाँ, और इन खनिजों का खनन दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही होता है। एग्जैक्टली। कुछ विशेष देशों ने इनकी सप्लाई चेन पर अपना पूरा एकाधिकार जमा रखा है। तो एक बहुत ही गहरा सवाल ये उठता है कि क्या हम वास्तव में ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम सिर्फ अपनी निर्भरता बदल रहे हैं? क्या ये ऐसा तो नहीं कि हमने तेल बेचने वाले देशों की जंजीर को तोड़कर उन देशों की जंजीर अपने गले में डाल ली है जो इन दुर्लभ खनिजों को खदानों से निकालते हैं? मतलब क्या हमने सिर्फ निर्भरता का रूप बदला है, उसकी फितरत नहीं? बिल्कुल। इसी सवाल के जवाब में हमारे भविष्य की असली तस्वीर छिपी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।
खैर, आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।